हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल एंड टेम्परेचर मेजरमेंट को। इसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको ऑलरेडी हमने इंटरव्यू सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में वहाँ पे देखना चाहते हो तो जो लिंक है इसका, इस लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे इनका एप्लीकेशंस होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है और टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होता है एक स्केल से दूसरे स्केल में, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली लास्ट में कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमारी इस थियरी पे पूछे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप ये समझ लो कि जब टेम्परेचर का मेजरमेंट हमारे पास नहीं था तो क्या था, हम फील करते थे टेम्परेचर को, हम हॉटनेस फील करते थे, कोल्डनेस फील करते थे, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल सेंसेशन था। बट ये साइकोलॉजिकल सेंसेशन होने से हम टेम्परेचर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। अगर आपको उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना है तो आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। केवल सेंसेशन से आप उसको बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या है न्यूमेरिकली। तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए जो लॉज बना उसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ। मतलब जीरोथ लॉ बेसिकली क्या है, दिस इज द फंडामेंटल टू मेजर द टेम्परेचर। इसके पहले, जीरोथ लॉ के पहले हम टेम्परेचर से रिलेटेड फंडामेंटल तो पढ़ते थे, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लॉ दूसरे अवेलेबल थे, बट हमको ये नहीं पता था कि जो टेम्परेचर है एज अ क्वांटिटी या टेम्परेचर एज अ प्रॉपर्टी हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो जीरोथ लॉ आने के बाद हमने टेम्परेचर का मेजरमेंट सीखा। जीरोथ लॉ बेसिकली बताता क्या है और इससे हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं इसको हम अभी समझेंगे। जीरोथ लॉ कहता है कि कोई बॉडी है ए, अगर वो इक्विलिब्रियम में है विथ बॉडी बी एंड सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है विथ बॉडी सी, तो यहाँ पे जो बॉडी बी और सी होंगी वो भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगी। कुछ इस तरीके से आप समझ लो, यहाँ पे तीन बॉडी हैं और बॉडी ए इक्विलिब्रियम में है विथ बॉडी बी के, बी सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के, तो ए और सी भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। वेरी सिंपल यही स्टेटमेंट है यहाँ पे, बॉडी ए बी सी पे नहीं जाना। कोई भी तीन बॉडी अगर सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी सारी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ। अब इसको टेम्परेचर मेजरमेंट से आपको समझना हो तो आप कुछ इस तरीके से समझो। सपोज करिए बॉडी ए क्या है, आप हो, ठीक है, आपका टेम्परेचर मेजर करना है और यहाँ पे बॉडी बी क्या है, एक रेफरेंस बॉडी है। रेफरेंस बॉडी क्यों लिया हमने, क्योंकि जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो वहां पे एक आपको रेफरेंस बॉडी लेनी पड़ती है। रेफरेंस बॉडी वो बॉडी जहां पे हम ये देखते हैं कि कोई एक बॉडी है, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है और उसके चेंज को, इस बॉडी के चेंज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी होती है इसे हम कहते हैं रेफरेंस बॉडी। जैसे हम वाटर लेते हैं, उसमें 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पे हम टेम्परेचर स्केल को कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्या होगा, एक रेफरेंस बॉडी होगी। तो हमारे पास क्या हो गई, एक रेफरेंस बॉडी हो गई और एक आपका मेजरिंग इक्विपमेंट हो गया। तो सी क्या हो गया, हमारे पास मेजरिंग इक्विपमेंट हो गया। तो ये तीन बॉडी मिलके क्या करेंगे, हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो इसके लिए एक रेफरेंस बॉडी चाहिए, तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस बॉडी कोई ले लिया जिसमें हम टेम्परेचर स्केल कैलिब्रेट कर देंगे। और दूसरा क्या ले लिया, एक हम थर्मोकपल ले लिए। बेसिकली ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे जिससे आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो इस तरीके से जीरोथ लॉ ने हमको क्या दिया, टेम्परेचर का मेजरमेंट दिया। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एक आपके पास क्या होनी चाहिए, रेफरेंस बॉडी होनी चाहिए और उस रेफरेंस बॉडी की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है और हम ऐसी बॉडी सेलेक्ट करते हैं कि जो भी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है वो प्रेडिक्टेबल हो, ऐसा नहीं कि अनप्रेडिक्टेबल हो। तो हम क्या करते हैं, वहां से एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर पाते हैं और जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और जो सब्सटेंस वहां पे यूज होता है उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो चीजें मैंने बोला है। सपोज करिए कि आप गए एक डॉक्टर के पास, आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। डॉक्टर सिंपली क्या यूज करता है, आपने देखे होंगे कि जो डॉक्टर यूज करता है वो होता है एक मर्करी ग्लास थर्मोमीटर, जहां पे जिसका नाम यहाँ पे लास्ट में दिया गया है।
तो मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है, इनसाइड मर्क्यूरी होता है। अब ये मर्क्यूरी जो होता है Hg जिसे हम कहते हैं, तो Hg क्या है, एक तरह की थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। Hg क्या है, एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है और ये हमारी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक रेफरेंस बॉडी है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी टेम्परेचर चेंज होने के बाद। तो ये जो हमारी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी हाइट क्या होती है, बढ़ना शुरू होती है, इसमें एक्सपेंशन शुरू होता है, इसकी हाइट बढ़ती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, लेंथ में इसके चेंजेज हो रहा है। तो लेंथ में चेंजेज हो रहा है, तो जिस लेंथ में चेंजेज हो रहा है उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देखो लेंथ लिखा हुआ है, क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इसे हम L से दिखाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास रेफरेंस बॉडी होती है उसके कौन से प्रॉपर्टी में चेंजेज हो रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनका सिंबल भी मेंशन किया गया है। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन होता है, कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम में वेरिएशन होता है। तो जिसमें वेरिएशन होगा, जिस प्रॉपर्टी में वेरिएशन होगा उसे हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसी तरीके से रेजिस्टेंस वाले में, रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, उसी तरीके से थर्मोकपल उसके ईएमएफ में वेरिएशन होता है। तो ये जो वेरिएबल प्रॉपर्टीज हैं विद द टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इन्हीं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के सहारे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिफाइंड स्केल होती है, हमें ये पता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ने के बाद, जैसे सिंपल हम ये कहें तो कितना टेम्परेचर बढ़ने के बाद कितना लेंथ में वेरिएशन होगा। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, उस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। आगे हम इसका कैलिब्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से एक दूसरे स्केल को एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं या फिर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका कैलिब्रेशन किस तरीके से होता है। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, सपोज P इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, हमारे पास P क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है और हमने एक आर्बिट्ररी टेम्परेचर चूज कर लिया T। तो जो T होगा यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्या होगा, फंक्शन होगा, एक रिलेशन होगा T और P में। और सपोज कर लेते हैं हम कि ये रिलेशन क्या है, लीनियर है, सपोज कर रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है ये रिलेशन, ये डिपेंड करता है कि हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसी है फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है उसमें किस टाइप से चेंजेज आ रहे हैं। ये चेंजेस लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, किसी टाइप्स के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो अगर हम पहले लीनियरली की बात करें तो ये स्केल क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो सपोज हम कह देते हैं कि जो हमारा T है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो एक लीनियर लाइन का हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। P क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे B क्या है, ये कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वेशन। अब यहाँ पे आप सोचो कि अगर आप P की वैल्यू, अगर आपको P की वैल्यू पता है तो आप टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि A और B क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर A और B कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि आपको फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर पता होगा। मतलब एक रेफरेंस लाइन हम डिसाइड करते हैं जिसका टेम्परेचर अगर हमको पता है तो हम इजीली कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। और फिर जो टेम्परेचर है या फिर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे P की वैल्यू या किसी पर्टिकुलर P की वैल्यू पे T की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपको A और B पता है तो ये हो गया लीनियर रिलेशन। इस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्केल होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास दो रेफरेंसेस स्केल होती हैं या फिर दो तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं। तो ये एक स्केल हो गई जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। तो इसे हम 2 पॉइंट स्केल भी कहते हैं, इसको हम 2 पॉइंट स्केल कहते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले से हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करके रखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, दो डिफाइन होगा तभी दो कांस्टेंट है यहाँ पे, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और हमारी स्केल डिफाइन हो पाएगी। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट स्केल। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम 1 पॉइंट स्केल पे मूव करते हैं और वहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं ट्रिपल पॉइंट को। क्या ले लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ले लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको आप ये समझ लो। सपोज करिए PV इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लें हम, PV इक्वल टू mRT एक गैस इक्वेशन है, आप सभी को पता होगा। अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू लिखें तो mR/V × T,
ठीक है। अब हम ये कह दें किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लेते हैं तो ये क्या होगा हमारा, या किसी भी कांस्टेंट मास के लिए ले तो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उस टाइम पे, तो ये क्या होगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू C इंटू T। अगर हम यहां से C की वैल्यू लिखना चाहें तो C की वैल्यू आप P बाई T लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक हमारा इक्वेशन आ गया, दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम अब ट्रिपल पॉइंट की बात करें, ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो हम C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो ट्रिपल पॉइंट पे भी एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू P, मतलब प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट एंड टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, ये वाला भी हम लिख सकते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, आप 100 डिग्री पे, 200 डिग्री पे, किसी पे भी ले लो, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा उस टेम्परेचर पे, तो वही हम ले रहे हैं कि हम ट्रिपल पॉइंट पे ले रहे हैं, कि हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट है। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल ले तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है, वाटर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन, तो ये होता है टेम्परेचर। तो हम ये ट्रिपल पॉइंट डिफाइन कर लिए जिसपे एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होगा। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू T। अगर हम T की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा P, दिस इज T और P बाई C। अगर हम C की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो C की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो T ऊपर चला गया, तो T इज द ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाई P द प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, और ये हमारे पास ऑलरेडी एक P है। तो देखो इन दोनों को आप अलग कर लो और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ट्रिपल पॉइंट की, तो 273.15 मल्टीप्लाई P डिवाइडेड बाई P ट्रिपल पॉइंट। तो अब देखो ये सिंगल स्केल हो गई, यहां से आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको प्रेशर पता है तो, क्योंकि ये दोनों तो आपको ऑलरेडी पता रहेंगे। तो इजीली यहाँ पे क्या हो गया, हमने सिंगल रेफरेंस पॉइंट लिया, क्या लिया हमने, ट्रिपल पॉइंट लिया, यहाँ से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जितनी भी हमने टेम्परेचर स्केल पढ़ी है, कुछ इस टाइप की टेम्परेचर स्केल्स यहाँ पे होती हैं जो बेसिकली कैलिब्रेट करते हैं, जिनके हम बेसिस पे हमारी जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैलिब्रेट होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पे सिंगल रेफरेंस पॉइंट को हम इंप्लीमेंट करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना होगा, तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट हो गया, यहाँ पे प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर। उसी तरीके से वॉल्यूम के केस में कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस करें तो वॉल्यूम वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, क्या वॉल्यूम है, ट्रिपल पॉइंट पे उसका वॉल्यूम क्या है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस हम देख लेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, जिस टेम्परेचर पे आपको मेजर करना है उस पे रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए या फिर टेम्परेचर पता होना चाहिए, और ट्रिपल पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस क्या है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। उसी तरीके से थर्मोकपल का हम देख लेंगे, थर्मोकपल में ईएमएफ चेंजेस होते हैं, तो ईएमएफ आपको क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे ईएमएफ क्या है, ये सारी चीजें वन बाय वन करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से आप सिंगल रेफरेंस पॉइंट के थ्रू इजीली टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2004 में पूछा गया था ईएस एग्जाम में कि 1 केल्विन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 केल्विन इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 273, मतलब जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है उसके इक्विवेलेंट होगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द टेम्परेचर स्केल बीइंग डेवलप, ये टेम्परेचर स्केल डेवलप की गई है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका कुछ रिलेशन है हमारे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे P मेंशन किया गया है कि P क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, A एंड B क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि डिटरमाइन करो सेल्सियस टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जब 20 हो। अगर यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दी गई है, कितना है, 10 है और 100 है। तो सिंपल है, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, देखिए यहाँ पे आइस पॉइंट पे डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या होता है, आप सभी को पता है 0 होता है, वेरी सिंपल। यहाँ पे A की वैल्यू ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करनी है, ln P की वैल्यू दिया गया है, आइस पॉइंट पे P की वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस B/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं ये, तो 100 होगा। A की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, ln ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी B है उसकी वैल्यू दिया गया है, स्टीम पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है, 100 होता है, प्लस B/3। तो ये दो सिंपल इक्वेशंस हैं जिनको आप सॉल्व करोगे तो A और B की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, फिर इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे जिसकी वैल्यू आपसे
पूछी जा रही है कि जब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी 20 है तो C की वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बताओ। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो आप। अगर इसको 10 का स्क्वायर कर दो तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, लॉगरिथमिक सॉल्व करने आपको आता होगा। तो यहाँ पे एक 0 हटा देते हैं हम, तो ये 10 हो गया। अब सिंपल हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इक्वल टू बचेगा कितना, माइनस a ln 10 की वैल्यू बचेगी, और दिस इज इक्वल टू माइनस 100। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ln 10 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, आपके पास कैल्सी होती है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ln 10 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करने में। और जब आप इसकी a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू 43.43, ठीक है, ये 43.43। और ये ln की वैल्यू कितना है, ln 10 की वैल्यू होती है 2.3 के आसपास, आप देख लेना, थोड़ा ज्यादा होती होगी, ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। आप एग्जैक्टली b की क्यों फाइंड आउट करोगे, b/3 की ही फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से आपको इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको b/3 की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज कर लो ये 0 है, इक्वल टू a की वैल्यू आपको मिल गई है 43.43 ln 10 प्लस b/3। आपको b/3 की वैल्यू क्यों चाहिए, b/3 की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी, इसकी निगेटिव वैल्यू b/3 की वैल्यू हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू कितना मिलेगी, तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो t की जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर। a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू है 43.43 ln। अब यहाँ पे p की वैल्यू बोल रहा है कि 20 है, तो p की वैल्यू 20 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी, तो दैट इज 43.43 ln 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 42.15 के आसपास मिलेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी सिंपल। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस एट द स्ट्रीम पॉइंट एंड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर व्हेन गैस इज केप्ट एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम इज फाइंड टू बी, ये आपको दिया गया है। व्हाट इज द आइडियल गैस टेम्परेचर ऑफ द स्टीम पॉइंट, आपसे पूछा गया है कि आइडियल गैस टेम्परेचर बताओ एट द स्टीम पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल है, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बेस पे पूछा गया है। ट्रिपल पॉइंट हमको पता है कितना होता है, 273.15। कहीं पे अगर 16 भी दिया गया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, P/P ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और ये रेशियो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इस रेशियो की वैल्यू क्या है, तो 273.15, बहुत ही सिंपल, 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज 373.15, इसके आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 373.15 हो जाएगा। तो सिंपल ये ट्रिपल पॉइंट पे एक क्वेश्चन था, एक हमने सिंपली क्वेश्चन कर लिया जब आपका रिलेशन दिया रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको रिलेशन नहीं दिया रहेगा, कन्वर्जन आपसे पूछ लेगा। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होता है एक स्केल से दूसरे स्केल में, अब ये देख लेते हैं। तो टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। हमारे पास है एक फ्रीजिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, ये जो दोनों पॉइंट हैं एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होते हैं, ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो कि डिफरेंट स्केल पे इसकी वैल्यू क्या होती है। और जो टेम्परेचर होता है, एक बात ध्यान रखना, जो टेम्परेचर होता है ये स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। जिस स्टेट में सिस्टम है उस स्टेट में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर है तो जिस स्टेट में है उस टाइम पे टेम्परेचर इसका वही रहेगा, चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करो, फ़ारेनहाइट से मेजर करो या फिर केल्विन में मेजर करो। टेम्परेचर स्केल में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर तो वही रहेगा, बस वैल्यू यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको चेंज होके मिलेगी, बट टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी तब तक कोई चांसेज ही नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो। तो बहुत ही सिंपल वही चीज हम लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। मैथमेटिक में आप इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मतलब सिंपल हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड वैल्यू है तो इसमें कोई डिस्कशन का स्कोप है नहीं। अब हम लगाते हैं यहाँ पे इंटरपोलेशन। सपोज करिए इस किसी पॉइंट पे हमको टेम्परेचर मेजर करना है डिफरेंट स्केल
स्केल में। यहाँ पे हमने एक एडिशनल भी स्केल ले लिया है, आप इसको भी चाहो तो मेजर करके लिख सकते हो, आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। सिमिलर जैसे इसको लिखना है वैसे ही इसको भी लिखना है। आगे इस पे क्वेश्चन भी आएगा, ये वाली जो स्केल एडिशनल दिया गया है इसके इसी के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करना है ये पहले समझ लो। जैसे कन्वर्जन है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम क्या करते हैं, देखिए रेशियो इंटरपोलेशन हम लगा रहे हैं C-0। आपको ध्यान देना है कि जिस फॉर्मेट में इसको लिखोगे उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखना है, उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखना है। मतलब जैसे रेशियो इसका फाइंड आउट करोगे वैसे ही रेशियो इसका भी फाइंड आउट करना है, सिमिलर वे में इसका भी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान देना, C-0 मैंने किया है, C-0 किया है, और फिर 100 मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किया है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे 100 है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट माइनस मैंने क्या किया था, फ्रीजिंग पॉइंट किया था, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे 32 है, माइनस क्या किया था मैंने, बॉइलिंग पॉइंट किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32 इज इक्वल टू, ये रेशियो तो कांस्टेंट रहने वाली है, सिंपल इंटरपोलेशन में लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा के, क्या किया था मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 माइनस क्या किया था बॉइलिंग पॉइंट, तो 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273। इसी तरीके से दैट इज इक्वल टू, इसको भी कर लेना है आपको, ये पी या रो जो भी है, रो है तो रो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे हम, माइनस डिवाइडेड बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये 80 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका स्केल कन्वर्जन हो गया। इसको आप भले भी नहीं समझ रहे हो, बट ये सारे फॉर्मूला आपने देखे होंगे, इसलिए आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये तीनों का कन्वर्जन आपको याद होगा या फिर आपने देखा है पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम C लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू F माइनस 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 180 इज इक्वल टू, ये K माइनस थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो दैट इज नॉट अ मैटर, 273, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 100। अब देखो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा C इज इक्वल टू K माइनस 273। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब आप K की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो C प्लस 273 क्यों करते हो, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, अगर इन दोनों में हम कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोस्त अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 है, ये 10 है, तो ये क्या 5 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2/9, 5/9, ये F माइनस 32। तो ये भी कन्वर्जन आपने देखे होंगे। तो ये कन्वर्जन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल इंटरपोलेशन है, मैंने आपको समझा दिया। बस आप फंडामेंटल अगर आपको समझ में आए तो ये याद करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार क्या होते हो आप कंफ्यूज जाते हो, भूल जाते हो, चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हो। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, देखो ES एग्जाम 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। पहले हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा गया है, इन न्यू टेम्परेचर स्केल, ये टेम्परेचर स्केल नहीं डिफाइन की गई है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 1 एटमॉस्फेरिक इज 100 एंड 300। देखो ध्यान देना, पहले क्या दिया है, बॉइलिंग दिया है, फिर फ्रीजिंग दिया है, तो फ्रीजिंग की वैल्यू कितना दिया है, फ्रीजिंग की वैल्यू दिया है 300 रो। ठीक है, इसी तरीके से बॉइलिंग की वैल्यू क्या दिया है, तो ये हमारा बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग की वैल्यू दिया है 100। ठीक है, ये सिंपली हमने ड्रॉ कर लिया। आपसे पूछा क्या है, को रिलेट द स्केल विद द सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में इसको क्या करना है, को रिलेट करना है, और आपको बताना है कि 0 डिग्री मतलब ये नए स्केल में अगर 0 है तो वो सेंटीग्रेड स्केल में उसकी वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल, तो सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये फ्रीजिंग पॉइंट है, लिख देता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंटीग्रेड में 0 होती है, बॉइलिंग पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपली 100 होती है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि जब ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक और रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और ये कह देते हैं ये टेम्परेचर 0 है हमारे रो वाले स्केल में, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी टेम्परेचर आता है इन द डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर से हमको क्या करना है, जो मैथमेटिकल इंटरपोलेशन इससे पहले हम लगाते आए हैं वही लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ये ले लेते हैं, ये हमारा टेम्परेचर कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 माइनस कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं। जो भी पॉइंट आपको लेना है लीजिए, बस उसी सीक्वेंस में लीजिएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये हो गया हमारा 300
डिवाइडेड बाई कोई ले लो, बॉइलिंग पॉइंट हम लेते थे तो जिस सीक्वेंस में हम लेते हैं उसी में लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट लेते थे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100। फिर क्या लेते थे, फ्रीजिंग पॉइंट लेते थे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसके आगे ये वाला हमने लिया था तो ये वाला हम ले लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर हमने लिया फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट है 0। फिर हमने लिया बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट है 100। फ्रीजिंग पॉइंट फिर हमने लिया था तो फ्रीजिंग पॉइंट अगेन है 0। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -300 डिवाइडेड बाई -200 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। वेरी सिंपल, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू है 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300, या तो फिर सिंपली इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 50 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 150। तो सिंपल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डी मिलेगी, कितना हो जाएगी 150। तो सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला था, आप लगा सकते हो, आप समझ लो कैसे लगाना है। एक दो बार वीडियो पॉज कर लो, रिपीट करके देख लो, जैसे भी देखना। देखो आगे वाला क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, फिर से सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो फिर से मैं बता रहा हूं। फिर से अगेन हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा गया, ये न्यू टेम्परेचर स्केल इन एन डिग्री में एक नई टेम्परेचर स्केल डिफाइन की गई है। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना कि पहले क्या बता रहा है। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पहले दिया हुआ, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पहले दिया था, समथिंग ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पहले दिया है, कितना दिया है 400, तो ये पहले फ्रीजिंग पॉइंट लिख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 100 N है। फिर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर लेते हैं, 400 N है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारी बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है, ये हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कह रहा व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द न्यू स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ न्यू स्केल करेस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आपको नई स्केल की रीडिंग पूछ रहा है, मतलब 60 डिग्री अगर आपकी सेंटीग्रेड वाली स्केल मेजर करती है तो उसी टेम्परेचर पे जो एन वाली स्केल है वो क्या मेजर करेगी। तो हमको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू लिखें तो ये होता है 0, अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लिखें तो ये होता है 100। अब हम अगर 60 डिग्री की बात करें तो सपोज ये हमारी रेफरेंस लाइन है 60 डिग्री की, यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मेजर होगा एन की वैल्यू। बहुत ही सिंपल, अगेन हम इंटरपोलेशन लगाते हैं। तो सिंपली कैसे हम इंटरपोलेशन लगा रहे हैं, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एन कर लेते हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करते थे तो फ्रीजिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट करते थे तो 400, फ्रीजिंग पॉइंट करते थे तो 100। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये क्या है 60 दिया गया है, फिर हम करते थे फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हम करते थे बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम करते थे फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी सिंपल, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई साहब। ये हमारे पास बचेंगे कितना है n-100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएंगे 300 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे 6/10। वेरी सिंपल, ये से ये को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इधर आ जाएंगे तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे 6×3 = 180, तो 180 + 100, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 280। बहुत ही सिंपल, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। तो सिंपल 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, इससे पहले भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया, आप सभी को पता भी होगा कि यहाँ पे जो आंसर है वो है जीरोथ लॉ। टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस कौन है, जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ ने हमको बताया कि टेम्परेचर को आप क्वांटिटी वाली वैल्यू कैसे दे सकते हो। इसके पास क्या था हमारे पास केवल साइकोलॉजिकल सेंसेशन था, हम टेम्परेचर को फील कर सकते थे बट न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू नहीं बता सकते थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बी है, और यहाँ पे मैंने वो ऑप्शंस सब दे दिए हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो दे दी हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। को प्लेलिस्ट का लिंक भी दिख रहा है और जीरोथ लॉ का लिंक भी दिख रहा है, तो आप जाके वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो।